साथियों, आज हम आपको ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं जैसे मान लो फिजिक्स में न्यूटन के बिना फिजिक्स अधूरी है, उसी तरह से हमारे मनोविज्ञान में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं उनके बिना साइकोलॉजी अधूरी है। आज हम बात करते हैं आपके महान मनोवैज्ञानिक फ्रायड के बारे में। सिगमंड फ्रायड, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसको इन्होंने कई व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में डिवाइड किया। पहला इनका जो आयाम था व्यक्तित्व का संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी। इसको व्यक्तित्व के संगठन को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है: चेतन, कॉन्शियस, अर्धचेतन, प्री कॉन्शियस या फोर कॉन्शियस, और तीसरा अनकॉन्शियस यानी अचेतन। अब चेतन की बात करते हैं। अब हम चेतन की बात करते हैं। चेतन जो होता है हमारा ज्ञान का केंद्र होता है और सभी अनुभूतियां या संवेदनाएं उसमें चेतन की अवस्था में होती हैं। अब हमारा दूसरा आता है व्यक्तित्व के संगठन में कि अर्धचेतन या अवचेतन नाम, जिसको आप प्री कॉन्शियस या फोर कॉन्शियस कहते हो। इसमें थोड़े सोए से, थोड़े से जागे से, यानी कि व्यक्ति के मन में ऐसी भावनाओं जिनका थोड़ा सा ध्यानाकर्षण करने पर वो चेतन अर्धचेतन से निकलकर चेतन में आ जाती हैं, वो हमारी अर्धचेतन अवस्था कहलाती है। यानी कि थोड़ा जोर डालने पर, थोड़ा सा वो याद करने पर वो हमारे मन में आ जाती है। तीसरा इन्होंने बताया है अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन। अचेतन मन को इन्होंने वास्तविक मन की संज्ञा दी है। इन्होंने कहा इसमें दमित इच्छाएं और भावनाओं का पुंज होता है, जो समय आने पर बड़े वेग से निकल कर बाहर आती हैं। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, अचेतन क्या होता है। अचेतन में दमित इच्छाएं, यानी कि जो समय के अनुसार दबा दी जाती दमित इच्छाएं और भावनाएं होती हैं, और इनको जब मौका मिलता है तो बड़े वेग से निकलती हैं। इन्होंने इसकी तुलना एक बर्फ के टुकड़े से की है। जब बर्फ के टुकड़े को जल में डालते हैं तो जल में आपने देखा होगा कि बर्फ का टुकड़ा क्या कहते हैं, बर्फ उसमें जल में तैरने लगता है। जो थोड़ा सा भाग होता है वो हमारा चेतन होता है, यानी कॉन्शियस, यानी जिस पर सभी संवेदनाएं व भावनाएं होती हैं और ज्ञान का केंद्र होता है। दूसरा जो इसके लेयर से जुड़ा होता है, जो सतह से जुड़ा होता है, वो हमारा अर्धचेतन होता है, यानी सब कॉन्शियस। ऐसी भावनाएं जो हमारी विस्मृत होती हैं, थोड़ा सा सोए से, थोड़ा सा जागे से, इस पर क्या कहते हैं, थोड़ा सा जोर डालने पर ऐसी निकल के क्या कहती हैं भावनाएं, वो आ जाती हैं चेतन अवस्था में। और ये जो बहुत बड़ा भाग है, ये इन्होंने इसकी जो तुलना की है वो अचेतन से की है, जो दमित इच्छाएं और भावनाएं होती हैं, जो इन्होंने इसको ही वास्तविक मन की संज्ञा दी है। इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना को भी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को भी 3 उसमें डिवाइड किया है: इदम, अहम और परम है। इदम की हम बात करते हैं तो इदम जो है व्यक्तित्व का जैविक तत्व है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, जो जिसमें जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। जन्मजात यानी कि प्राणी को कोई सिखाना नहीं पड़ता है, इसमें इसकी बायोलॉजिकल पूरी यानी जैविक पूरी प्रवृत्तियां होती हैं, जो तत्काल आनंद चाहती हैं। और ये सबसे बड़ी बात, ये अचेतन मन प्रकार करती हैं, अचेतन मन में स्थित होती हैं। और इस पर जो एक और सबसे बड़ी खास बात है, मनोशारीरिक ऊर्जा का स्रोत होता है और पाशविक प्रवृत्तियां होती हैं, यानी कि बिल्कुल जन्मजात पाशविक प्रवृत्तियां, जिसमें जैसे काम, क्रोध, ये सब ये है, इस पर इदम पर है। और इस पर प्राणी जब इदम की अवस्था पे होता है तो इस पर प्राणी यानी कि अपने तत्काल सुख की प्राप्ति चाहता है और अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखता है। अब हम अहम पर बात करते हैं। अहम जो है ये हमारे वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके कई बार छोटे मोटे एग्जाम में आ भी चुका है कि अहम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अहम जो है, ईगो है, वो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नैतिक चरित्र का ये क्या करता है, नैतिक चरित्र का
नैतिक चरित्र का ये नियंत्रण स्थापित करता है और नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है और वास्तविक जीवन से तालमेल स्थापित करता है और व्यक्ति के विचारों को परिसीमित करता है। यानी कुल मिलाकर जो इदम की पाशविक प्रवृत्तियां होती हैं, उन इदम की पाशविक प्रवृत्तियों पर यह नियंत्रण स्थापित करता है कि ये काम ऐसा है, तो ये पूरी तरह से नैतिकता के सिद्धांत पर, वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है और नैतिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद करता है। अब आते हैं हम परम अहम की बात करते हैं। अब हमारा जो परम अहम है, परम अहम अंतर आत्मा की आवाज को सुनता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये अहम से भी टकरा जाता है। और परम अहम को अगर हम एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहें कि उदाहरण देते हैं, एक राम है और दूसरा श्याम है। राम और श्याम दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। राम के पास मेडिकल स्टोर का काम है, मेडिकल स्टोर का वर्क करता है। एक दिन क्या होता है कि श्याम की माताजी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। रात के 1 बजे होते हैं और घनघोर बारिश हो रही होती है और पूरे शहर में ट्रैफिक बंद होता है। श्याम क्या करता है, किसी भी तरह से वो करता है कि डॉक्टर को फ़ोन करता है और डॉक्टर को अपनी माँ की हालत को बताता है। डॉक्टर कहता है कि फला दवा आप दे दो आधा घंटा के अंदर, नहीं तो आपकी माँ वो एक्सपायर हो जाएंगी। अब श्याम राम को फ़ोन लगाता है, राम का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब श्याम क्या करेगा? श्याम क्या करेगा? एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। अब श्याम के पास या तो 2 ऑप्शन हैं, राम के मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर दवा ले आए या तो अपनी माता को मर जाने दी। तो यहाँ पर अगर इदम अहम और परम अहम पर नैतिकता का अगर हम प्रश्न करते हैं तो यहाँ पर ये होगा कि श्याम जाएगा, राम के मेडिकल स्टोर का ताला तोड़ देगा सिर्फ अपने सुख के लिए। ना राम की दुकान लूट जाए, राम की दुकान को कुछ हो जाए, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अपने सुख की अभिलाषा है, अपनी माता की जान प्रिय है, ना कि उसको राम के मेडिकल स्टोर से। तो इदम में जाके वो ताला तोड़ देगा जाके और दुकान से दवा ले आएगा मेडिकल स्टोर। अब अगर अहम की स्टेज पर पहुंचते हैं तो अहम क्या है, वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है और वास्तविकता क्या कहती है, चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है। यानी कि यहाँ पर श्याम किसी भी कीमत पर राम की दुकान का ताला नहीं तोड़ेगा और चाहे उसको जितनी भी हानि हो जाए, यहाँ पर वो राम की दुकान का ताला नहीं तोड़ेगा, वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करेगा। यानी अच्छे बुरे का वो उसको पता है कि किसी की दुकान का ताला तोड़ना पाप है, इसलिए वो दुकान का ताला नहीं तोड़ता है। तीसरे स्टेज पर आते हैं परम अहम। परम अहम नैतिकता की आलोचनात्मक ढंग से, क्रिटिकल ढंग से व्याख्या करता है कि उसका सही क्या है। अब यहाँ पर ये समाज की भी व्याख्या कर देगा कि समाज क्या है। समाज किससे मिलकर बना है, व्यक्तियों से, और व्यक्ति नहीं होगा तो समाज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो श्याम है अपनी माँ को एक व्यक्ति देखेगा और व्यक्ति देखने के बाद अपनी, यानी कि व्यक्तियों से मिलकर समाज बना है, व्यक्ति नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, और अपनी अंतरात्मा को, आवाज को समझेगा, यानी कि वो दुकान का ताला तोड़ेगा। इस तरह से इदम अहम और परम अहम की संकल्पना को समझाया जा सकता है। इदम में हमने स्पष्ट रूप से बता दिया, इसमें पाशविक प्रवृत्ति होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है और किसी भी तरह का कोई नैतिक नियंत्रण इस पर नहीं होता है। सिर्फ इसमें व्यक्ति अपने सुख की चाहता है। तो अहम जो है, अहम क्या है, वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, नैतिक नियंत्रण स्थापित करता है, अपने आप को परिसीमित करता है, इस पर अच्छे बुरे का वो ध्यान रखता है और अच्छा बनने का प्रयास करता है। सुपर अहम जो परम अहम है, परम अहम ये नैतिकता की सर्वोच्च अवस्था है, यहाँ पर कह सकते हो, अपनी अंतरात्मा की वो करता है, आवाज सुनता है, सही बुरे का निर्णय यानी तर्क विवेक के आधार पर लेता है। तो इस तरह से इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना के 3 स्तर बताए थे।
अब इन्होंने व्यक्तित्व का तीसरा जो आयाम प्रस्तुत किया है। तीसरे आयाम में व्यक्तित्व की गतिकी के बारे में, डायनेमिक और पर्सनालिटी के बारे में बताया है। और इन्होंने पर्सनालिटी, डायनेमिक और पर्सनालिटी को तीन उसमें डिवाइड किया है। मूल प्रवृत्ति, दूसरी एनेक्सिटी यानी चिंता, और तीसरी अहम रक्षात्मक प्रक्रम, तीन। अब मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं तो इंस्टिंक्ट को इन्होंने दो उसमें बताया है। जीवन मूल प्रवृत्ति या जीविका, जिसको लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं, और सबसे बड़ा इसका नाम जो है इरोस, यानी रचनात्मक कार्यों में, सृजनात्मक कार्यों में या धनात्मक होती है जो व्यक्तित्व की गति, वहाँ पर हमारी जीवन मूल प्रवृत्ति आती है। तो इस पर रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव वर्क इस पे आते हैं। फिर दूसरी जो है मूल प्रवृत्ति हमारी है, मूल प्रवृत्ति यानी कि मृत मूल प्रवृत्ति या मुमुर्षा, डेथ इंस्टिंक्ट या थैंटोस। इसको थैंटोस, इरोस और थैंटोस नाम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो मृत मूल प्रवृत्ति है इसको थैंटोस कहते हैं। ये विध्वंसात्मक और नकारात्मक कार्यों में ये इंस्टिंक्ट होती है। अब हम व्यक्तित्व के उस पर दूसरी मूल प्रवृत्तियों के अलावा दूसरे पार्ट पर आते हैं, चिंता पर। तो इन्होंने चिंता को तीन भागों में डिवाइड किया है। वास्तविक चिंता, तंत्रिका तापी चिंता यानी नर्वस से, और तीसरा मोरल एनेक्सिटी यानी कि नैतिक चिंता। तो वास्तविक चिंता क्या होती है? रियलिस्टिक, बाह्य वातावरण पर अहम की निर्भरता के कारण उत्पन्न होती है। यानी वास्तविकता से, जैसे तूफान आ जाने पर, या घर में आग लग गई, या कोई सर्फ आ गया, या क्या कहते हैं कहीं नदी या नाव में उस नाव फंस गई, तो ये हमारी वास्तविकता से संबंधित चिंता होती है जिसके कारण उत्पन्न होती है व्यक्तित्व। फिर दूसरी आती है हमारी नर्वस सिस्टम पर, यानी नर्वस एनेक्सिटी जो होती है, इदम की इच्छाओं पर अहम की निर्भरता। जो अहम है, वास्तविकता है, वो इदम पर निर्भर हो जाता है। इदम क्या होता है आपको बताया था। वास्तविक इदम क्या होता है? पार्श्विक प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्ति और अहम के बीच में जब टकराव होता है तो हमारी यानी कि कौन सी चिंता? तंत्रिका तापी चिंता उत्पन्न होती है। अब हमारी तीसरी आती है मोरल एनेक्सिटी यानी कि नैतिक चिंता। नैतिक चिंता पर बात करते हैं तो नैतिक चिंता क्या होती है? परम अहम के अनुरूप कार्य ना कर, परम अहम के अनुरूप कार्य करने पर अहम द्वारा दी जा रही चुनौतियां, यानी कि मान लो जैसे मैंने राम का उदाहरण बताया था, राम और श्याम का। राम के मेडिकल स्टोर को तो श्याम तोड़ना चाहता है, मगर वहां पर वो एक अच्छा काम करना चाहता है, एक व्यक्ति को बचाना चाहता है दवा लाकर, मगर परम अहम क्या उसको चेतावनी दे रहा है, या अहम कह रहा है नहीं, चोरी करना पाप है। तो इस तरह से हमारी नैतिक चिंता उत्पन्न होती है। नैतिक चिंता यानी कि जब हम एक तरह से रॉबिन हुड क्या करता था? गलत आदमियों को, गलत या अमीर लोगों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। तो गरीबों की समस्याओं को समाधान करना यानी कि एक नैतिकता पर अगर वास्तविकता अगर देखी जाए तो वास्तविकता अहम क्या है? ये कहता नहीं दूसरों को, किसी को भी लूटना पाप है। तो इस तरह से जो उससे चिंता उत्पन्न होती है, यानी कि परम अहम पर अहम के द्वारा दी जा रही चुनौतियों के कारण उत्पन्न चिंता हमारी नैतिक चिंता कहलाती है। तो इस तरह से चिंता के विषय में हमने बताया। चिंता तीन प्रकार की बताई थी, वास्तविक चिंता, तंत्रिका तापी चिंता, नैतिक चिंता। फिर देखिएगा वास्तविक चिंता वास्तविकता से संबंधित होती है, यानी बाह्य वातावरण, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो उसके कारण उत्पन्न चिंता, आग लग गई उसके कारण चिंता उत्पन्न, लॉकडाउन हुआ उसके कारण उत्पन्न चिंता कि अब खाना कैसे खाएंगे, कैसे सामान आएगा। तो ये हमारी वास्तविक चिंता थी। फिर दूसरी जो हमने चिंता बात की थी तंत्रिका तापी की, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम यहाँ पर जो काम करता है इदम की इच्छाओं पर, यानी इदम हमने आपको क्या बताया था? पार्श्विक प्रवृत्तियाँ होती हैं, जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, अचेतन मन पे रहती हैं, उन पर अहम की निर्भरता, कि अहम इदम पर निर्भर हो जाए, पार्श्विक प्रवृत्तियों पर अहम निर्भर हो जाए कि हमारी लॉकडाउन चल रहा है, हमारी जीभ चल रही है कि नहीं मुझे ये खाना है, तो अहम अब उस पर तुम्हारी जीभ पर निर्भर हो गया, ठीक है, नहीं हम आइसक्रीम खाएंगे चाहे जहाँ से लाएं, तो उसके कारण उत्पन्न चिंता। नैतिक चिंता बताया, नैतिक चिंता परम अहम पर अहम के द्वारा दी जाने वाली चुनौतियों के कारण उत्पन्न होती है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।